यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में ये 26 नवंबर को पेपर हुआ था अधिशासी अधिकारी का। ये सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज़ का। ये आपको मैं हल करा रहा हूँ, देखना कैसे थे प्रश्न और आप इससे मिला सकते हैं कि आपने का कितना स्कोर बन रहा है। आप अपना स्कोर जान सकते हैं। ये सेकंड पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पेपर हुआ था वो हिंदी का था। उसमें पूरी 100 नंबर की हिंदी पूछ रखी थी, वो मैंने हल करा दिया है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पेपर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बेंजामिन डिज़ायली। अगला प्रश्न था, सर रिचर्ड स्टेसी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? अकाल से था। किससे? अकाल से। अगला प्रश्न आया था हमारा, किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयोत्पादन कहा है या ब्लैकमेल कहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, लिनलिथगो। अगला प्रश्न आया था, मुगल काल में मुजारियन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कृषकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? तो किसकी नहीं है? किसकी नहीं है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी की नहीं है, शेख निजामुद्दीन औलिया की नहीं है, या शेख नसीरुद्दीन की नहीं है। किसकी नहीं है? शेख फरीदुद्दीन की नहीं है। यहाँ पर यह दरगाह पाकिस्तान में है इनकी। कौन सी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है ये दरगाह। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, सजदा और पापोस की परंपरा किसने आरंभ की थी? बलबन ने की थी। किसने? बलबन ने की थी। अगला प्रश्न हमारा आया था, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न था, तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगलिक तीसरे की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय किसका शासन था? अशोक का शासन था। किसका? अशोक का शासन था। अगला प्रश्न आया था हमारा, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न आया था, मिलिंद पन्नों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो कौन था? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ये की थी ये मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना 1875 में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आया था, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? चोल वंश नहीं था। अगला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? 42वां संविधान 1976 द्वारा। अगला प्रश्न था, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आया था, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 3 प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न था हमारा, निम्न में से किस संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को संसदीय अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 76 में इनको महान्यायवादी की व्यवस्था है। ठीक है।
अगला प्रश्न था, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न था, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, इसकी कौन करता है? भारतीय संसद की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यसभा का करेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला जो हमारा था प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल को। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? तो मूल कर्तव्य हमारे किसमें दिए गए हैं? 51A में दिए गए हैं। किसमें? 51A में दिए गए हैं मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसे? ह्वेनसांग को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति को की जाती है। इसे राष्ट्रपति को की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 44 सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो कब किया गया था ये? 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन होता है आपको पता होना चाहिए। 2015 में बनाया गया था, तब भी प्रधानमंत्री थे, और वर्तमान में भी जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी हमेशा कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया था? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट के नाम से जाना जाता है कौन से अनुच्छेद में है? 112 अनुच्छेद में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो था, निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्यों को किया जाता है? 2 सदस्यों को किया जाता है। अगला प्रश्न था जो पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। किससे? वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला पूछा गया था हमारा, जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक हित याचिका नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस उम्र के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? किसके लिए करता है? 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए, जिसमें 21 ए में दिया गया है या 21 ओ में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भारत में? 2006 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे? 1993 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज NIRD व BR निम्न किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? हैदराबाद। कौन से? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो यह सही उत्तर इसका हो जाएगा 24 अप्रैल को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन अब पुनर्निर्मित नाम किस निम्न में से क्या है? तो क्या नाम है इसका? दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाएगा। अब ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला पूछा गया था, निम्न निर्धनता रेखा को मापने के लिए कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? योजना आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइंड एजेंसी मुद्रा संबंधित है किससे है? गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं आयातों को कम करना है। अगला प्रश्न था, पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अगला प्रश्न पूछा गया था, GNP तथा GDP के अंतर को क्या कहते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था? तो जून 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं? कौन सी हैं? चावल और गन्ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांज, ओक एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध प्रमुख प्रजाति है? तो किसकी है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमालय आर्द्र पर्वतीय वन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल है? नहीं है। कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है नकदी फसल। अगला प्रश्न पूछा गया था, काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। गुजरात तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो किस प्रदेश में स्थित है सिंगरौली? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? मिजोरम की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों में किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? बांग्लादेश की होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1991 में दो समिति बनी थी, एक RJ चैलैया की बनी थी जो कर सुधार समिति थी, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
जो 1991 की LPG मॉडल पर आधारित थी, LPG मॉडल पे। तो कर को घटाने की इन्होंने भी मांग प्रस्तुत की थी और कर से संबंधित ये भी है। तो इसमें आयोग क्या मानता है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इसी में 1991 में अधिक सुधार किए गए थे। जितने भी लाइसेंस थे सब हटा दिए गए थे कोई भी उद्योग खोलने के लिए। जो सार्वजनिक उद्योग हैं वो 3 हैं जिस पे लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी सब पे से लाइसेंस से अधिकार हटा दिया गया था। तो अब देखिए आयोग क्या मानता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जिसमें कौन कौन से हैं? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। ये ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर क्या कहलाता है? पुरानी जलोढ़ से निर्मित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो कौन है नदी बेसिन सबसे बड़ा? कावेरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। तो AW क्या प्रदर्शित करता है? अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी? तो 1872 से प्रारंभ की गई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। और विधिवत रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी? विधिवत रूप से की गई थी 1881 रिपन के काल में। किसके? रिपन के काल में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसमें है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, भारत के दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो जिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था हमारा, राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में है? तो भोपाल में है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? तो कौन सी है? हिमालय में कश्मीर घाटी सबसे बड़ी घाटी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड के निम्न जिलों में किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तरकाशी में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम पूछा गया था, निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालय श्रेणी में नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? पीर पंचाल नहीं आती है। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ? अल्मोड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? सबसे कम है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 72 का। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर KL राव ने।
अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? तो आप मुझे बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यह आपको पता होना चाहिए। 74 का भी आप मुझे बताना करंट का ऑप्शन है, क्या हो सकता है इसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में। इसका भी ये 2 प्रश्न हैं जो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न पूछा गया था, समाचारों में देखी गई B2X तकनीक संबंधित है। तो B2 तकनीक किससे है? ऑटोमोबाइल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, रडार का पूर्ण अभिरूपण क्या है? तो रडार का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन हैं? तो आधुनिक कृषि के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं, बिल्कुल ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है किसी श्वेत क्रांति के लिए? ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो फाइल को तो पहले हम करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। मगर सभी से कर सकते हैं हम ट्रांसफ़र। देखिए, अगर हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तब भी फाइल ट्रांसफ़र होती है। और हम आईपी एड्रेस पर करते हैं तब भी हमारी फाइल ट्रांसफ़र होती है, और फाइल ट्रांसफ़र इसमें भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। आयोग इसमें क्या मानता है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है। वैसे हम उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? तो नंद गेट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? तो टेप बर्म फीताकृमि करता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खाना बनाते समय अगला प्रश्न था, खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ईंधन पूर्णतः नहीं जल पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में होता है, किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो साइटोकानिन पादप हार्मोन्स है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? परावैंगनिक किरणों का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, क्या है परिघटना? किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन से ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 4 कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्यूबलाइट में चौक का उद्देश्य क्या होता है? तो चौक का उद्देश्य होता है वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्थिर विद्युत अपक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से किसके नियंत्रण के लिए होता है? तो किसके नियंत्रण के लिए होता है? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। आपके लिए ये तीन प्रश्न हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? किसमें होते हैं? मटर में होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है इसका।
अगला प्रश्न पूछा गया था इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी से निकट थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाभारत में। अगला प्रश्न पूछेगा था हैप्पी क्लब की स्थापना गठन या हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा था पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 25 जून 1967 को दयाकृष्ण पांडे जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो किससे है? दलितों से है। डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी? तो किसे उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नैन सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न पूछा गया था खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसमें जो खीराकोट था उसका किया था राधा बहन जी ने, उसमें इनका भी योगदान था। तो मुख्य रूप से ये थी, तो आपको राधा बहन ही याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। आयोग इसका उत्तर क्या मानता है? ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए राधा बहन उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 100 बाकी हैं। आप इस वीडियो को देख के चलना, क्योंकि आरओ और एआरओ में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आरओ एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख के चलना। अगला प्रश्न पूछा गया था कत्तूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थापित था? कहाँ था? जोशीमठ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत चंद्र के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था? जोगामल शाह के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति परंपरा की नहीं है? तो इसमें सारी परंपरा किसकी हैं? सारी रस्में किसकी हैं? सारी परंपरा किसकी हैं? थारू की हैं। अपना पराया भी थारू का है, बात कट्टी भी, चाला जाना पक्की पौड़ी भी, सभी क्या है? थारू की है। इसलिए इसमें से सभी सही हैं, कोई गलत नहीं है। आयोग इसका उत्तर या तो हटा देगा या सभी को नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? तो कौन सा हाथ में नहीं पहना जाता है? तो मूर्खली क्या होती है? ये हाथ में नहीं पहनी जाती है। अगला प्रश्न पूछेगा था कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ठुल खेल गीत कहलाए जाते हैं। क्या? ठुल खेल गीत। अगला प्रश्न पूछा गया था देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? तो लटवाल नहीं करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछेगा था उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए डांग सेरा पैठानी में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा था अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल एशियन एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है? तो पातीराम की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा जाता गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन है? तो सदानंद उक्रेती जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक अगला प्रश्न था कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो गुमानी पंत का वास्तविक नाम था लोक रत्न पंत। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक वायु का
वायु या सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो क्या नहीं है? बिड़ाई नहीं है। क्या? बिड़ाई नहीं है। अगला प्रश्न था जो पूछा गया था हमारा, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ किया गया था? तो किसकी? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री के। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था? 2008 में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद वन विभाग की स्थापना की? किसने की थी? जर्मनी के। ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं? तो 22 सीटें थीं उत्तराखंड के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो श्रीनगर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल निगम का सूत्रपात कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1917 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता है? मिजारी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शायद जागर में परिलक्षित होता है? कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैदाली पांडुलिपि, यह सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो बलभद्र सिंह नेगी को जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीपल पानी एवं चतुरंगी हिमनियों द्वारा पोषित होती है? कौन सी होती है? यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगोत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य केंद्र थ्रस्ट द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? हरिद्वार आया था, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बनने से ही पहले भी हरिद्वार अस्तित्व में था। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो लिपू लेक है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो किसमें हुआ था चाय उत्पादन सबसे पहले शुरू? 1830 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजनू खुरपा खाल क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ये आपके होमवर्क के जो आपको देने हैं 4 प्रश्न हो चुके हैं, इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टॉन्स नदी से संबंधित है? तो कौन सी है टॉन्स नदी से संबंधित? खोदरी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उत्तर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊंची चोटी चौखंबा हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी? चौखंबा चोटी सबसे ऊंची हो जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति लागू कब की गई थी? तो प्रथम नीति लागू की गई थी 2011 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता है? तो किस क्षेत्र से किया जाता है? इसका उत्तर होगा भूटान से। अगला उत्तर हमारा प्रश्न पूछा गया था, भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? तो उत्तराखंड की रैंक कौन सी थी? 7वीं रैंक थी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित था। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान किससे संबंधित था? बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, कौन सा उत्तर सही नहीं पूछा है इसमें? तो यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, या ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अगला प्रश्न था जो पूछा गया था, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है? 135 है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी अक्टूबर 2021 से, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये सिडकुल सितारगंज में की गई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ विभाग में है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वैसे तो इसका उत्तर कोई भी मुझे ठीक ही लग रहा है, मगर आप इसको जा सकते हैं ए के साथ में। ये उत्तर बिल्कुल हमारा, बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं, मगर सही मान सकता है आयोग ऑप्शन नंबर ए को। अगला जो पूछा गया था, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो भारत चीन युद्ध। कब? भारत चीन युद्ध के समय। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, VEL उत्तरकाशी। ठीक है, बाकी सब सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? तो क्या नहीं है? शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन नंबर सी 963 उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु
नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि विभाग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड स्टार्टअप इंडिया 2023 शुरू की गई थी। तो 2023 शुरू की है सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर सही। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी चाय फैक्ट्री उधमसिंह नगर में नहीं है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया था, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नैनीताल का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये देखिए, ये डीआई पूछी गई थी। देखते हैं डीआई में, मैं इसके आपको उत्तर बताता चलूँगा, इसको हल नहीं कराऊंगा। यदि आप इसका हल भी जानना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप हल सही उत्तर चाहिए इसके, तो मुझे कमेंट में यस लिख सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे हल सही उत्तर चाहिए, तो मैं इनको हल भी करा दूंगा। आप मुझे कमेंट में बताएं। चलिए मैं इसका आंसर बताया चलूँगा। कारपोरेट क्षेत्र में रोजगार करने वाले बेसकों की संख्या कितनी थी? तो 9000 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर मैंने इसको हल भी किया है, जो आया था हमारा। आपको यहाँ से बाद में मैं आपको और अच्छी तरह हल कराऊंगा, इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्वेश्चन हल कराऊं आपको, तो यस लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था इसी में ही, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या थी 45,000। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेरोजगार वयस्कों की संख्या क्या है? 3000 थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि नगर की कुल जनसंख्या 2.5 लाख है तो निजी क्षेत्र में रोजगार करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो 7.5। 7 सही, 1/5%। अगला प्रश्न था, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल रोजगार वाले व्यक्तियों के सापेक्ष क्या है? तो ये पूछा गया था। ठीक है, स्वरोजगार करने वाले का प्रतिशत स्वरोजगार करने वालों से पूछा गया था, तो इसमें हमारा उत्तर था 5%। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, ये भी डीआई का था, दिए गए वर्षों में किस वर्ष इस प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन अधिकतम रहा? तो किस में रहा था? 2018 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, पी प्रकार के स्कूटरों का 2018 में उत्पादन इसके सभी वर्षों के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो ऑप्शन हो जाएगा 16%। अगला प्रश्न था, किन वर्षों के युग्मों में टी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन 3 लाख था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा उत्तर हमारा सही। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित दिए गए वर्षों में किस एक वर्ष सभी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन न्यूनतम था? तो न्यूनतम पूछा गया था, किसका था? तो मैं इसको आपको बताऊंगा हल करके अगली वीडियो में। चलिए अगला पूछा गया था, ये भी उत्तर आपको हल करके बताऊंगा। ठीक है, आप यदि इन क्वेश्चनों को हल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया है? तो कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 2022-23 में भारत के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसकी थी? तेलंगाना की थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था हमारा, नारी शक्ति वंदना विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से किस मतों से पारित किया गया है? 454 मतों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन
अजय चलाया गया था? तो इजराइल से निकालने के लिए ऑप्शन अजय चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उत्तर सही है। ये जो करंट अफेयर थी ये मैंने आपको हल करा दी थी। आप प्ले लिस्ट में जाकर ये करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। इनमें उत्तराखंड के कितने लोग थे? इसमें उत्तराखंड के 4 लोग थे। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टेलिस्मैन सेवर 23 क्या है? तो ये क्या है? सौर मिशन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? अमिताभ कांत जी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? तो मंगोलिया के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गए? तो कौन है? हरदीप सिंह निज्जर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद मोइज्जू चुने गए हैं। अगला प्रश्न था जो पूछा गया था, चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस देश ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था? तो सूडान से निकालने के लिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध निम्न में से किस देश से है? ईरान से है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला भारत प्रथम भारतीय राज्य निम्न में से कौन है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? तो कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? 124 डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, एरिस निम्नलिखित में किस बीमारी का नया रूपांतरण है? तो कोरोना का नया रूपांतरण है एरिस। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? शतरंज से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बीमर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल ICTE भारत और निम्न में से किस देश के बीच साझेदारी है? अमेरिका के। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? इसने जीता था स्पेन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्क शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये सही हो जाएगा, भारोत्तोलन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्न में से
किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निशानेबाजी में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न था जब पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं रहे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? बंगाल ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। ये हमारा सेकंड पेपर था जो अधिशासी अधिकारी में पूछा गया था। बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश की गई है आपको। मैंने बिल्कुल सही उत्तर बताए हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।